अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इंदर कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा को कितनी ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी जहां उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहां तक कि वो चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते, मेरे पास ले देकर मेरी चेरपू है। चेरपू तमिल में चप्पल को कहते हैं। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। मशहूर पत्रकार राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय करवाया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराईं और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम मुसलमान हैं। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हां, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक है। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हां चाहिए, ना नहीं। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन,
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम ने एशियाड विलेज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। 18 जून 2002 को कलाम ने वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल की सदस्यों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया, आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं? तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब पहन नहीं सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम की भी नाप ले डाली। कलाम के जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम अ लाइफ में लिखते हैं। कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बन गले के सूट सिलकर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम इससे खुद खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले सकता। क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बन गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार मैंने उन्हें अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जवाब था, टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत व्यस्त राष्ट्रपति होने के बावजूद कलाम अपने लिए कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक था। डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे एसएम खान ने मुझे बताया था कि वो वॉक करना पसंद करते थे, वो भी सुबह 10 बजे या दोपहर 4 बजे। वो अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे लेते थे, इसलिए उनके लंच में हमेशा देरी हो जाती थी। उनका लंच दोपहर 4:30 बजे होता था और जाहिर है फिर खाना वो रात के 12 बजे के बाद खाते थे। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। मैंने अक्सर उन्हें कुरान और गीता पढ़ते हुए भी देखा था। वो स्वामी थिरुवल्लुवर के उपदेशों की किताब थिरुकुरल तमिल में पढ़ा करते थे। वो पक्के शाकाहारी थे और शराब से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था। पूरे देश में निर्देश भेज दिए गए थे कि वो जहां भी ठहरे उन्हें सादा शाकाहारी खाना ही परोसा जाए। उनको महामहिम या हिज एक्सीलेंसी कहलाना भी कतई पसंद नहीं था। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजे मुथु मराइकियार से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन में ठहरने के लिए नहीं कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन वो तब भी मुनेरका में किराए के कमरे में रहा करता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम के सचिव रहे पीएम नायर ने मुझे बताया था कि कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया।
यहां तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा गया। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए, जिसका किराया कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपयों का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथुमराईकार, उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने के लिए मक्का गए। जब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को फोन कर परिवार को हर तरह से मदद देने की पेशकश की। कलाम का जवाब था, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करें और इसमें आप उनकी मदद करें। नायब ने मुझे एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया था। एक बार नवंबर 2002 में कलाम ने मुझे बुलाकर पूछा, ये बताइए कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहां आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं, आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग को फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तार भोज में मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। कलाम ने कहा, हम ये पैसा अनाथालय को क्यों नहीं दे सकते? आप अनाथालयों को चुनिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये पैसा बर्बाद ना जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, कंबलों और स्वेटरों का इंतजाम किया गया और उसे 28 अनाथालयों के बच्चों में बांटा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई। कलाम ने मुझे फिर बुलाया और जब कमरे में वो और मैं अकेले थे, उन्होंने कहा, ये सामान तो आपने सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा योगदान तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं, उसका भी इसी तरह इस्तेमाल करिए जैसा आपने इफ्तार के लिए निर्धारित पैसे का किया है। लेकिन किसी को ये मत बताइए कि ये पैसे मैंने दिए हैं। डॉक्टर कलाम का मानवीय पक्ष बहुत मजबूत था। एक बार वो जाड़े के दौरान राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंड में सुरक्षा गार्ड की कपकपी छूट रही है। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के केबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था करवाई। एसएम खान ने एक किस्सा और सुनाया। एक बार मुगल गार्डन में टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर की स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से न तो वो अपना मुंह खोल पा रहा था और न ही बंद कर पा रहा था। वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। कलाम के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाल दिया। उस मोर को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। 15 अक्टूबर 2005 को अपने 74वें जन्मदिन के दिन कलाम हैदराबाद में थे। उनके दिन की शुरुआत हुई हृदय रोग से पीड़ित तंजानिया के कुछ बच्चों से मुलाकात के साथ, जिनका हैदराबाद के केयर अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें टॉफी का एक एक डिब्बा दिया, जिन्हें वो दिल्ली से लाए थे। बाहर बैठे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सुशील कुमार शिंदे, मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी और तेलुगु देशम के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे थे। उनकी समझी में नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को उनके ऊपर तरजीह क्यों दी जा रही है। अरुण तिवारी एपीजे कलाम की जीवनी में लिखते हैं, हुआ ये कि सितंबर 2000 में
तंजानिया की यात्रा के दौरान कलाम को पता चला कि वहाँ जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चे बिना किसी इलाज के मर रहे हैं। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि किसी तरह इन बच्चों और उनकी माँओं को दार ए सलाम से हैदराबाद लाने की मुफ्त व्यवस्था करो। उन्होंने मुझसे वी तुलसीदास से बात करने के लिए कहा, जो उस समय एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। वो इस काम में मदद करने के लिए राजी हो गए। फिर केयर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर सोमा राजू और वहाँ के प्रमुख हार्ट सर्जन डॉक्टर गोपीचंद मन्नाम भी उनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हो गए। भारत में तंजानिया के उच्चायुक्त इवा नजारो इन बच्चों की पहचान के लिए दार ए सलाम गई। 24 बच्चों और उनकी माँओं को दार ए सलाम से हैदराबाद लाया गया। केयर फाउंडेशन ने 50 लोगों के ठहरने और खाने की मुफ्त व्यवस्था की। ये सब लोग हैदराबाद में 1 महीने रुककर इलाज कराने के बाद सकुशल तंजानिया वापस लौटे। जब कलाम का कार्यकाल खत्म होने लगा तो उन्होंने 1971 की लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो फरवरी 2007 में उनसे मिलने ऊटी गए। उनसे मिलने के बाद कलाम को अंदाजा हो गया कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल जैसी पदवी तो दे दी गई है, लेकिन उसके साथ मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं नहीं दी गई हैं। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में कुछ करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ मार्शल अर्जन सिंह को भी सारे बकाया भत्तों का भुगतान कराया गया, और वो भी उस दिन से जब से उन्हें ये पद दिया गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।